Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on distillation under reduced pressure. So we will discuss about the principle, working and application of distillation under reduced pressure. For my previous videos on distillation chapter, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. सो बेसिकली डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि लिक्विड को डिस्टिल करते हैं एट अ टेम्परेचर लोअर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम. तो आप क्या करते हो कि वैक्यूम अप्लाई करके जो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता है उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है जब आप वैक्यूम अप्लाई करते हो. तो बेसिकली वैक्यूम पंप्स और सक्शन पंप्स जो रहते हैं वो उसकी हेल्प से आप प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हो लिक्विड के सरफेस पे. सो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक. और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि बिल्कुल आपका स्टील है, कंडेंसर है और रिसीवर है. बस यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन किया गया है कि वैक्यूम पंप आपने अप्लाई कर दिया गया है जिससे कि आपका जो लिक्विड के सरफेस पे जितना भी प्रेशर बनता है वो रिड्यूस हो जाता है. अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो लिक्विड बॉयल कब होता है जब आपका वेपर प्रेशर जो रहता है वो इक्वल टू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. तो दैट इज़ जो प्रेशर रहता है उसकी सरफेस पे दैट इज़ कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो लिक्विड बॉयल होना कब स्टार्ट होता है जब आपका वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आता है तब आपका लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. सो इफ़ जो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा उसको अगर आप रिड्यूस कर दोगे, जो सरफेस पे प्रेशर रहेगा उसको रिड्यूस कर दोगे बाय अप्लाइंग द वैक्यूम, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो भी लिक्विड का डिक्रीज़ हो जाएगा. सो देयरफॉर जो लिक्विड रहेगा वो क्या करेगा, आपका लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है कि जो वाटर रहता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 101.31 किलो पास्कल. तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा आपका 101.31 किलो पास्कल अगर रहेगा तब आपका लिक्विड जो रहता है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. और अगर mmHg की बात करते हैं तो दैट इज़ 760 mmHg. ठीक है, अगर किलो पास्कल की बात करें तो 101.31 किलो पास्कल, और अगर mmHg में अगर मेज़र कर रहे हैं आप प्रेशर तो दैट इज़ 760 mmHg रहता है. तो अब देखा जाए तो जो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर दो तो एट 40 डिग्री सेल्सियस जो वेपर प्रेशर रहता है वाटर का वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली आपका 9.33 किलो पास्कल और 70 mmHg प्रेशर रहेगा वेपर प्रेशर. सो जो एक्सटर्नल प्रेशर जो रहेगा वो कितना रिड्यूस हो गया आपका, दैट इज़ 9.33 किलो पास्कल रिड्यूस हो गया. तो बॉयल जो रहेगा वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस पे. जो कि वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, सोचो तो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया, वो 40 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो गया. तो नेट रिजल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका जो मास ऑफ ट्रांसफ़र रहेगा इनटू द वेपर फेज, तो वो भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो आप बेसिकली मास ऑफ वेपर फॉर्म जो रहता है दैट इज़ मास ऑफ वेपर फॉर्म्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इवोपरेटिंग लिक्विड अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर. तो जितना आपका वेपर प्रेशर रहेगा लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका जो मास ऑफ वेपर फॉर्म रहेगा वो निकल जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर आपका वाटर जो रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका जो प्रेशर है वो कितना लगता है आपको, 9.33 किलो पास्कल लगता है. और मास वेपर फॉर्म्ड इन यूनिट पर टाइम जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली आपका 11 टाइम्स जो रहेगा वो 11 टाइम्स आपका रेशियो जो रहेगा वो हो चुका है देखा जाए तो कैसे देखो, पहले कितना हो रहा था वेपर प्रेशर जो लिक्विड का था इवोपरेटिंग का वो कितना था आपका 760 था, अब कितना हो गया है दैट इज़ 70. तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका 11 टाइम्स जो रहा वो इंक्रीज़ हो गया मास ट्रांसफ़र.
अब इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं देखा जाए तो बेसिकली डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज़ असेंशियल फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ जितने भी आपके थर्मोलाइबल सब्सटेंस रहते हैं जो कि जिसको आप हीट ज़्यादा प्रोवाइड करते हो तो वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आपका ये जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि एंजाइम्स हो गए, तो एंजाइम्स जो रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं जब अगर आप उनको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो या डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए माल्ट एक्सट्रैक्ट या पैनक्रियाटिन हो गया। फिर अगर विटामिन्स की बात कर ले तो विटामिन्स जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे कि थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। फिर ग्लाइकोसाइड्स की अगर बात करते हैं तो उनमें हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एंथ्राक्विनोन्स हो गया। अल्कोलॉइड्स की अगर बात करते हो तो रेस्माइजेशन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हायोसाइमिन और एट्रोपिन में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर टैनिन्स की अगर बात करते हैं तो प्रेसिपिटाइजेशन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि फोलो बेबेटिन्स जो रहता है टैनिन्स वो आपके फोलो बेफेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। फिर मेनली देखा जाए बेसिक अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो वैक्यूम डिस्टिलेशन जो रहता है वो फॉर्म फॉर्मेशन करता है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस होता है। तो इसको अपन ओवरकम कर सकते हैं बाय एडिंग द कैप्राइल अल्कोहल। अगर आप ऐड कर देते हो लिक्विड में तो फोर्थ फॉर्मिंग जो रहता है वो आपका फॉर्मेशन होना रिड्यूस हो जाता है बाय इंसर्टिंग अ फाइन कैपिलरी ट्यूब। अगर आप जो क्लैंसन फ्लास्क अपन यूज़ करते हैं इसमें, तो उसमें अगर आप कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करते हो या कैप्राइल अल्कोहल ऐड करते हो तो फॉर्मिंग जो रहती है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। सो द स्टीम और द एयर इज़ ड्रॉन इन एंड ब्रेक्स द राइजिंग ऑफ द फॉर्म बेसिकली इफ़ यू ऐड द फाइन कैपिलरी टू इट। सो ये मेथड को आप यूज़ करके जो डिसएडवांटेजेस है इसका कि फॉर्म फॉर्मेशन कर लेता है, तो उस डिसएडवांटेजेस को आप ओवरकम कर सकते हो। अब इसके असेंबली की अगर बात करते हैं तो आप इस डायग्राम में देख लीजिए कि असेंबली जो रहती है एपरेटस की, तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ डबल नेक डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसको अपन बोलते हैं क्लेजन फ्लास्क। और थिक वॉल्ड ग्लास एपरेटस होता है ये विथ इंटरचेंजेबल स्टैंडर्ड ग्लास जॉइंट्स। और ये आपका अंडर रिड्यूस कंडीशन टेक प्लेस करता है डिस्टिलेशन। सो जो क्लेंजर फ्लास्क का एक नेक होता है वो आपका थर्मामीटर से कनेक्टेड होता है, और जो सेकेंड नेक रहता है वो आपका जो रहता है कंडेंसर के साथ में कनेक्टेड रहता है। और इसमें एक नेक में आप क्या करते हो कि आपका कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करते हो, जिसकी हेल्प से क्या रहता है कि आपकी जो भी फॉर्म फॉर्मिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी रिड्यूस हो जाती है। प्लस आपका क्या रहता है कि बम्पिंग अगर रहती है वैक्यूम कंडीशन में, तो यू कैन ऐड द पोर्सलेन प्रेसेस ऑल्सो, कि इसकी वजह से आपकी बम्पिंग जो रहेगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो फाइन कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करके आप बम्पिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हो, प्लस आपका जो फॉर्मिंग रहता है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हो। तो जो कैपिलरी ट्यूब आप इंसर्ट करते हो उसको बॉइलिंग वाटर के जहाँ तक वाटर रहेगा वहाँ तक आपको यू हैव टू इंसर्ट दैट कैपिलरी ट्यूब, ताकि क्या जो बबल्स रहते हैं वो ड्रॉ हो सकते हैं उसमें से। और इसमें हीटिंग के लिए आप वाटर बाथ या फिर ऑयल बाथ प्रोवाइड करवा सकते हो, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के मटेरियल को आपको डिस्टिल करना है। फिर इसमें आपका कंडेंसर अटैच रहता है। फिर इस कंडेंसर के एंड पे यू कैन अप्लाई द वैक्यूम पम्प ऑल्सो टू रिड्यूस द प्रेशर। फिर रिसीवर रहता है जिसमें यू कैन कलेक्ट द कंडेंसेट वेपर। इसके बाद में अगर इसके प्रोसीजर की बात करते हैं तो जिस भी लिक्विड को आपको डिस्टिल करना होता है यू हैव टू फील दैट वाटर या लिक्विड या मिक्सचर इनटू दैट फ्लास्क, दैट इज अ क्लेंजन फ्लास्क। 1/2 तक या फिर 2/3 तक आप इसको फिल कर सकते हो। फिर पोर्सलेन के स्मॉल पीसेस आप उसमें ऐड कर दीजिए ताकि कि बम्पिंग से आप प्रिवेंट कर सके। फिर कैपिलरी ट्यूब को आप इंसर्ट करते हैं ताकि कि फॉर्मेशन नहीं हो, और जो भी बबल्स वगैरह फॉर्म होते हैं तो वो आप कैपिलरी ट्यूब्स के थ्रू पास करवा सकते हो। और इसके बाद में वैक्यूम कंडीशंस यू हैव टू अप्लाई
फिर उसके बाद में थर्मामीटर आप अटैच कर दो जिससे कि आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। फिर कंटेंट को आप ग्रेजुअली हीट करना स्टार्ट करते हो। वैक्यूम कंडीशन मेंटेन करने के बाद में यू हैव टू हीट दैट कंटेंट ग्रेजुअली। सो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा कि आपके वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड, और जो वेपर रहेगी वो आपकी कंडेंसर के थ्रू पास होगी। और यहाँ पर जो कंडेंसर रहता है आपका लिक्विड इनलेट और आउटलेट से कनेक्टेड रहता है। सो लिक्विड जो रहता है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। तो जो ये वेपर रहेगी अंदर, तो हीट ट्रांसफरिंग के थ्रू आपकी जो वेपर्स रहेगी वो क्या होगी, कंडेंस्ड होगी, मतलब कि वेपर जो रहेगी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और आप रिसीवर में उन कंडेंस्ड वेपर को कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर of that vacuum distillation or distillation under reduced pressure. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.